हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेनोग्राफर का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बच गया था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो में आपका सीए और आपका विज्ञान का क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपने सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो कुषाण शासक जिसका नाम है कनिष्क, उनका राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 78 एडी में। अब ये दोस्तों एडी क्या होता है, थोड़ा सा इस सब चीज़ को भी लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं ट्राई करता हूँ बताने का। एडी इसको एनाडोमिनल बोला जाता है। ये एक्चुअली जो ईसा होता है ना, जैसे हम लिखते हैं ना ईसा पूर्व, इतना ईसा पूर्व, बीसी और एडी। बीस एक देखो एक लाइन है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ आपको। ये हो गया 0। यहाँ से ये पीछे का जो चलेगा ना, ये बीसी हो गया जो यहाँ दिख रहा है। और इस साइड का जो भी दिख रहा है ना आपको, वो एडी हो गया। मतलब यहाँ पे समझा जाता है कि ये आपका जो ईसा मसीह थे उनका जन्म है। और इनके पहले का ये एरा, तो इसको बोला जाता है ईसा पूर्व। और इसके बाद को इसको बोला जाता है एडी। समझ गया ना? तो ये 0 से पहले के लिए में लगता है बीसी और इसके बाद वाले में लगता है एडी। तो ये समझ लो, ये 0 वाला ये पॉइंट है। क्लियर हो गया मुझे लगता है। चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडी। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? सिंधु सभ्यता पढ़ी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे उस समय। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सिंधु सभ्यता तक लोहे से लोग परिचित नहीं हुए थे। उसके बाद वाले टाइम में हुआ है ना ये सब। उस समय कॉपर था, कॉपर तांबा चल रहा था ना जी। तो ये हम लोग राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा आप देख लेते हो, नगरों में नालियों की शिक्षा व्यवस्था थी, तो ये बिल्कुल थी दोस्तों। फिर व्यापार और वाणिज्य उन्नति देश में था, ये बिल्कुल था। क्योंकि उस समय ट्रेड तो उसके पहले भी हो चुका था ना, आ चुका था। देवी की उपासना की जाती थी, तो ऐसा भी साक्ष्य मिले हैं, है ना। लोग लोहे से परिचित थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उस समय कॉपर से परिचित थे। डेटम रेखा क्या होता है दोस्तों? डेटम रेखा क्या होता है? तो ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है ना जहां से हम लोग किसी भी चीज के हाइट और उसके डेप्थ को भी मेजर करते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कुछ कोई भी हम लोग हाइट देखते हैं किसी भी जगह का, तो क्या करते हैं, मीन सी लेवल से उसका हाइट देखते हैं, है ना। समुद्र तल से उसका हाइट देखते हैं। जैसे मान लो कि आपका लद्दाख जो है वो 11,500 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से, है ना। अगर गहराई की बात करें तो दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है दोस्तों? तो वो है चैलेंजर द्वीप, जैसा हम लोगों ने बात करा था। तो ये कहाँ से हम लोग नापते हैं? तो ये समुद्र तल से नापते हैं। तो किसी ना किसी एक पॉइंट को, हम समुद्र तल ही नहीं बोल रहे, किसी ना किसी एक पॉइंट से, एक रेफरेंस पॉइंट जिसको बोलते हैं ना, वहां से हम लोग किसी भी चीज को मेजर करते हैं, अप या डाउन। एरोप्लेन उड़ रही है तो कितने हाइट पे उड़ रही है, तो कोई एक फिक्स पॉइंट से ही हम लोग उसको मेजर करते होंगे ना कि इतने हाइट पे एरोप्लेन उड़ रही है। तो ऐसा समथिंग है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा उसी मतलब चीज को मेजर करने के लिए एक चीज का यूज किया जाता है जिसका नाम है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की सहायता से इसको मेजर किया जाता है। तो ये बहुत ही ईजी है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। क्लियर हो गया होगा। वो एक रेखा है, मतलब एक रेखा इन द सेंस कि अगर यहाँ पे कोई चीज है तो यहाँ से समुद्र तल से नापना है, तो इसको हम लोग एक ऐसे करके मापेंगे ना, या फिर समझ लो कि ये इसी यहाँ से पॉइंट ले रहे हैं तो ऐसे करके मापेंगे ना। तो ये एक हम लोग इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं ना ऐसे नापने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक का, तो एक इमेजिनरी लाइन बन ही रहा है ना ऑफकोर्स। तो इसी लाइन को बोला जाता है डेटम रेखा, और कोई इशू नहीं है ना। चलो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? बोकारो स्टील प्लांट जो है वो, तो इसमें कौन सा देश ने हेल्प करा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि ये आपका स्टेट पीसीएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत सारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सोवियत संघ, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यूबा राजधानी बताइए। भारत के महान ज्योतिषचार
सॉरी, आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है? तो वो पाटलिपुत्रा से रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? किसके हाथों नष्ट हुआ था दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी के हाथों। इसी ने इसको जलाया और तोड़ा ओड़ा पूरा करवाया था ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? मुझे लगता है इसके मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट में बताओगे। चलो, कर्मनाशा के बारे में भी कुछ कहा जाता है, तो आप इसको भी कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारा जाता है? गंगा का ये वाला, जैसे कि ये पूरे बिहार हो गया, अगर ऑफ कोर्स देखा जाए तो इस बिहार के इस वाले रीजन से बोला जाता है। ऑफ कोर्स ये वाला बड़ा एरिया है, लेकिन मैं बस दिखाने के लिए बता रहा हूं आपसे, है ना। तो इस वाले हिस्से की जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी आपका ये वाला थोड़ा सा रीजन मिलता है, तो जलोढ़ कहीं कहीं और भी मिल जाते हैं। तो इस वाले मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, वही पूछ रहा नहीं यहाँ पे। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जाना जाता है कतल केवात मिट्टी, यानी कि जो बोलते हैं ना करैती मिट्टी, उसी को, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो 1954 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना, कोसी नदी। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? तो दोस्तों कब स्थापित किया गया था? तो ये 1978 में स्थापित किया था। इसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में, याद रखना, मुजफ्फरपुर में 1978 में किया गया था। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है ना। चलो नेक्स्ट, जदे द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सी है? जदे द्वारा एक ग्रंथ लिखी गई थी, वो कौन सी थी दोस्तों? तो थी गीत गोविंद। गीत गोविंद। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर है सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालारगंज म्यूजियम कहाँ पे है दोस्तों? तो वह हैदराबाद में स्थित है, सालारगंज म्यूजियम। नेक्स्ट है, भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है। विकसित मानव रहित यान कौन सा है भारत द्वारा? तो ये मेड इन इंडिया कौन सा है दोस्तों? तो वो है लक्ष्य। सबके अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, तो ये याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं कौन? कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो है सुमित्रानंद पंत। पंत जी याद रख सकते हैं, नंदन पंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर ने नहीं करी? विलियम शेक्सपियर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। किसने नहीं करी दोस्तों? तो विलियम शेक्सपियर की रचना आपको जाननी होगी सबसे पहले, एडम एंटोनियो बुट्स। तो ये जो है वो इनकी रचना नहीं है, मैकाबर, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्रेट स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी है। पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी है। तो माइट भी ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि उस समय का सीए का भी क्वेश्चन ये रिलेट करके पूछा होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। ऑफकोर्स उस समय तो एक ही थी, सानिया मिर्जा, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस उस समय, है ना। 2006 की बात है ये। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद बहुत पुराना भी है, ऋग्वेद, सामवेद। बगलिहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये उस समय का सीए का क्वेश्चन है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। ये चिनाब नदी पर है। और ये चिनाब नदी कहाँ है दोस्तों? कौन से रीजन में पड़ता है? तो ये नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, ऊपर वाले रीजन में, ना। ये चारों नदी ऊपर वाले रीजन में है, याद रखिएगा। रावी नदी के किनारे लाहौर भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये EF सुभाकर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाकर जी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। किन निम्नलिखित में से किस खेल का मेजबान देश होगा? ये आपका ईयर वाइज दिया हुआ है, तो उस समय का ही करंट का क्वेश्चन है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बस देखो कि किस टाइप के पूछ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एशिया गेम्स 2010 का मेजबानी किया था। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा बैद्यनाथ किस कला क्षेत्र से संबंधित है? रमा बैद्यनाथ, तो ये नृत्य कला से संबंधित है।
आपके फिर यहाँ पे ओलंपिक 2004 भारत के राष्ट्रीय ध्वज वाहक का सम्मान किसे मिला? तो ये उस समय की क्वेश्चन है दोस्तों। तो उस समय अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला था। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके तापिर गाँव रहे थे उस समय। कोई सुनिए, थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर आएगा अपना कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना करी? कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है? कितने पाकिस्तान, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना? तो इसको देख लोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर ने करी थी। कमलेश्वर जी ने कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना किसके लिए है? वंदे मातरम योजना किसके लिए दोस्तों? तो ये अभी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तो ये है आपका गर्भवती महिलाओं के लिए। वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है। यहाँ पे अब हम लोग आते हैं साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इसमें मैथ के क्वेश्चन नहीं होते हैं, साइंस, सीए और आपका हिस्ट्री और जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन होता है ना। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी? पोलियो के टीके का खोज किसने किया था दोस्तों? तो वो थे जॉन सॉल्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जॉन सॉल्ट ने करी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होते हैं? कमेंट में बता दो, क्योंकि आपको पता ही होगा, है ना। चलो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्न। बाकी आप देख सकते हो आर्किड, गुलहर, कटहल, इस सब में फूल होते हैं, क्योंकि ये आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, गांव में भी। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? तो आपको पता ही होगा 120/80। अब ये 120 और 80 क्या होता है? मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कम किसी को पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, हम लोग क्या होता है, अपना जो हार्ट होता है ना, अब मैं बना रहा हूँ बस ऐसे ही थोड़ा सा समझने के लिए, है ना। एक आने वाला होता है, एक आउटर होता है ना। एक इनर, एक आउटर, मतलब एक से खून पंप होके आता है, एक से जाता है, ऐसा समझ लो बस, है ना। एक से आता है, एक से जाता है। तब यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है कि खून जब आता है ना, तो उसका जो प्रेशर होता है 120, और जब जाता है ना तो उसका प्रेशर होता है 80। मतलब देखते हो कभी भी हाथ पे क्या करते हैं, जहाँ पे अगर आप बीपी चेक करवाने जाते हो डॉक्टर के पास, तो एक क्या करते हैं, हाथ पे एक बड़ा सा एक कपड़ा लेकर साट देते हैं। कपड़ा नहीं होता है वो दाबने वाला होता है ना, उसको ऐसे उतारते हैं, चिपकाते हैं। तो ऐसे लेकर क्या करते हैं, हैंड पे इतना दूर में लेकर उसको बांध देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से एक लगा होता है आपका ओ मरकरी का ट्यूब लगा होता है, जिसमें आपका पारा हो, उसमें मरकरी होता है ना, वो रीडिंग दिखाता है कि हाँ कितना हुआ है, 120, 20 जो भी, है ना। तो अब दिखाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको पहले पूरा लेके पंप करते हैं। यहाँ पे पंपिंग होता है, वो हवा भरने के लिए, दाबने वाला रीडिंग अलग होता है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको दबाते हैं, और दबाने के बाद क्या करते हैं, ये पूरा फूल जाता है एकदम, लगता है कि हाँ मेरा हाथ थोड़ा फूल गया है। उसके बाद क्या करते हैं, अपने कान में आला लगाकर, और फिर आपको सुनते हैं, वहाँ पे चिपका के आला को सुनते हैं। जैसे ही साउंड आना स्टार्ट होता है ना, तो उस रीडिंग को नोट करते हैं। तो ये हम नॉर्मली लेते हैं, जो कि सबसे स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनका 120 के लगभग, ये 130 तक भी हो सकते हैं। 140 तो हाई बीपी माना जाता है ना। क्लियर। और फिर जब वो साउंड आना बंद हो जाता ना, जब वो आवाज़ आना बंद हो जाता ना, तो उसको लेते हैं, तो वो होता है आपका 80। तो ये आपका 80, 70, 60 जाएगा, तो ये मिनिमम हो जाता है, बहुत मिनिमम हो जाता है। और एक ये, और यही अगर आपका 100 चला गया तो ये मैक्सिमम हो गया, है ना। क्लियर। मतलब 140 पे अगर स्टार्ट हुआ, 100 पे बंद हुआ, तो ये आपका मैक्सिमम हो गया। क्लियर। और ये रहा नॉर्मल। और मिनिमम की बात की जाए तो ये अगर आपका हो जाता है कितना, 100, और ये आपका हो जाता है 60, तो ये आपका मिनिमम हो गया। होता है ना कि लो बीपी हो गया है, बहुत लो बीपी हो गया है, तो 100/60 के अप्रॉक्स या फिर इसके अप्रॉक्स होता है, तो मिनिमम हो जाता है। अब हम लोग का थोड़ा सा यंग एज में क्या होता है, खून गर्म होता है, बीपी हाई होता है, फट से चल मार देते हैं किसी को भी, ऐसा होता है ना। तो उनका बीपी 130 के अप्रॉक्स हो सकता है, और ये 90 के अप्रॉक्स हो सकता है ना। क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? कार के साइड में जो मिरर लगा होता है,
तो वो किस टाइप का मिरर होता है? किस टाइप का मिरर होता है दोस्तों? तो वो होता है उत्तल दर्पण। याद रखिएगा क्या होता है उसमें, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो वस्तु होता है, पीछे अगर कोई कार और होती है तो हमें क्लियरली दिखता है, और थोड़ा पास में भी रहती है तो थोड़ा सा वो करके दिखाता है बहुत ही अच्छे से, है ना, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? किस विटामिन से जमता है दोस्तों? तो विटामिन के है ऑफ कोर्स, याद रखिएगा। और रतौंधी किससे होता है दोस्तों, ये भी बता दीजिएगा। विटामिन सी, विटामिन डी, रिकेट्स, इससे रिकेट्स होता है, आपको पता ही होगा। विटामिन सी बताइए, विटामिन ई, विटामिन के का हो गया, रक्त थक्का होता है ना। चलो व्हाइट ब्लड सेल, WBC, याद है ना। चलो नेक्स्ट, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? BCG का जो टीका लगता है ना छोटे छोटे बच्चों को, तो कितने दिनों के अंदर लग जाना चाहिए? आंगनबाड़ी में आजकल तो लगता है ना, तो ये कितने दिन के अंदर लगना चाहिए? ये 7 दिन के अंदर लगना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से कितने प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है दोस्तों? तो इनमें क्या ऐसा कुछ होता है जो इन दोनों को अलग बनाता है? तो ये एक बेसिक सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, है ना, सेल वॉल जो होता है ना। चलो याद रखना सेल वॉल। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? तो होता है छोटी आंत में, है ना। कोई कई लोग देखते हैं छोटी आंत, इसको बड़ी आंत बोलते थे और बड़ी आंत को छोटी आंत बोल देते थे। ऐसा कुछ नहीं है, देखने में ये आपको छोटी आंत है, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत बड़ी होती है ना। ऐसे 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 करके होता है, बहुत होता है। और वो जो बड़ी आंत होती है वो कैसी होती है दोस्तों? तो ये एक ही टाइप का ऐसा होता है। और यहाँ पे एक आपका क्या बोलते हैं, जो बेकार का होता है, यूजलेस होता है, उसका क्या नाम है? जो यूजलेस पार्ट होता है अपने बॉडी में, उसका नाम क्या है? कमेंट में बताओगे आप। चलो, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है 46। कैसे? 22 या 23 पेयर्स क्या होता है? कमेंट में बताओ। 23 आपको। चलो खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? तो वो है बेंजोइक एसिड, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको फूड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है बेंजोइक एसिड को। नेक्स्ट है, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? कौन सा है? तो है लैक्टिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टिक एसिड से एकदम थकान महसूस होने लगता है, वो हम तो थक गए। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल कलर का जो रेंज है ना वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली औरों के कलर में। तो और सभी कलर क्या होते हैं? अपना वायुमंडल में ही स्कैटर्ड हो जाते हैं ना, उधर ही विकिरणन हो जाता है उन सबका, मतलब क्या होता है, परिकिरणन हो जाता है उन सबका, सॉरी। तो वो लोग ऊपर ही रह जाते हैं, तो इस वजह से नीला स्काई होता है, और ये जो होता है अपना रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इस वजह से वो हम लोग तक पहुँच पाता है ना। चलो, और डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है सूरज के उगते समय और फिर आपका ढलते समय। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? विटामिन हार्मोन कौन सा माना जाता है दोस्तों? तो है विटामिन डी, याद ही होगा। विटामिन ए का क्या है फंक्शन बताओगे? विटामिन बी का, विटामिन सी का बताओगे, है ना। बेरी बेरी याद है ना। तो बेरी बेरी का कौन सा रीजन है, कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, वो आप हमें कमेंट में बताओ। चलो, रतौंधी का कौन सा है, और आपका फिर आपका आ जाता है विटामिन सी का क्या है, कुछ तो बताओ यार। चलो नेक्स्ट, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सी है? कौन सी है भाई? तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन के जो है सूत्र वो बताओ, एफ से होता है ना, डोनेट, और इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बताओ। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? किसके माध्यम से होती है दोस्तों? तो रेड ब्लड सेल के माध्यम से होती है, लाल रक्त कोशिका से होती है, हीमोग्लोबिन में ऐसे करके वो ट्रैवल वो कराता है ना, हीमोग्लोबिन ऐसे कुरियर काम करता है ऑक्सीजन के लिए, तो ले जाता है लाता है, ऐसा है ना। चलो नेक्स्ट है,
पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है भाई? तो ये प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। देखते हो हमारे देश में कहाँ पे बताओ तो वो है जहाँ से लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट, रॉकेट, कुछ भी, तो वो एक एरिया है, फिक्स है। वहाँ से अगर करोगे ना तो बहुत ही कम मतलब एनर्जी से आप उस एस्केप वेलोसिटी से मतलब कि उस एरिया को थ्रेशोल्ड जो पॉइंट है अपना पृथ्वी का उसको क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो वो एक फिक्स एरिया होता है जहाँ से आप इक्वेटर के पास जितना वो रहोगे ना वहाँ से इजी होता है जाने में, इसी वजह से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी वजह से तो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा में है, बिहार और यूपी में क्यों नहीं है, या फिर इधर ईस्टर्न साइड में क्यों नहीं है, या फिर नॉर्थ में क्यों नहीं है? तो उसका पीछे का एक रीजन होता है ना, प्रक्षेपण किए जाने वाले स्थान पर पलायन वेग जो होता है जिससे वो निकलती है वस्तु, स्थान पे निर्भर करता है, इसी वजह से, है ना, क्योंकि वो इक्वेटर के जितना पास में रहेगा, इक्वेटर मतलब समझते हो ना, जैसे कि ये अर्थ है तो इसका ये वाला पार्ट, ये वाला इसके जितना नज़दीक रहेगा ना तो वहाँ से ईजिली होगा निकलने में, है ना। यहाँ रहेगा तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा वो फ्यूल हर एक चीज़ खर्चे होंगे ज़्यादा कंपेरेटिवली इसके, इसी वजह से इसी रीजन से ज़्यादा वो किया जाता है, याद रखना पूरे कंट्री में। अब जो नहीं है दूसरे कंट्री जैसे कि रसिया हो गया, ऊपर हो गया, और ऊपर वाले कंट्री यूरोपियन वाले होगा तो उन लोग का अलग बात है, फिर उन लोग का अपना अकॉर्डिंगली बनाया गया है ना। चलो अगला है प्रश्न, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है जल का वाष्प में परिवर्तन? तो वो भौतिक क्रिया कहलाता है, क्योंकि फिर से वो भौतिक क्रिया क्या होता है कि एक बार अगर देखो जैसे कि पानी से बर्फ बन गया, पानी से बर्फ बन गया तो फिर बर्फ से पानी भी तो बन सकता है ना, तो इसी वजह से ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों कि एक बार अगर दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बन सकता है, तो इसीलिए रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्लियर हो गया। चलिए, और सामाजिक परिवर्तन तो वो हम लोग के बिहेवियर पे डिपेंड करता है ना, फिर आपका जैविक, प्राकृतिक जानते ही हो, नेचुरल बिहेवियर। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देख रखे हैं, मुझे लगता है कि आपने भी केयर करा ही होगा ऑफकोर्स। आइसोप्रीन होता है ना, आइसोप्रीन, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट है, गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया था, कैरोटीन इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरोटीन, है ना। कैरोटीन की वजह से ये क्या होता है, पीलापन इसमें आ जाते हैं। जैसा कि हम लोग दूध को अमटते हैं उसके बाद रखते हैं तो फिर गाय का दूध होता है तो पीलापन आ जाता है, जबकि भैंस वाले दूध को नोटिस करोगे ऐसा कुछ नहीं होता है ना। चलो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊँट का दूध भी, ऊँटनी का जो दूध होता है ना वो भी थोड़ा पीलापन आ जाता है, लेकिन महंगा मिलता है वो। चलो अगला प्रश्न है, डायनेमो का कार्य क्या है? डायनेमो का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जैसा कि हमें पता है डायनेमो जनरेटर में लगा होता है ना। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? फैराडेज के प्रिंसिपल पे काम करता है ये, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।